हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अनसॉल्व पेपर को, जिसमें फिजिक्स का एक सेट कंप्लीट हो चुका था, दूसरा स्टार्ट होगा, और केमिस्ट्री के अंदर दो सेट कंप्लीट हो चुके थे और सेट नंबर तीसरे का लेक्चर नंबर 1 अपलोड कर दिया था। और आज हम उसी क्लास को आगे लेकर आए हुए हैं। आज केमिस्ट्री का सेट नंबर तीसरे का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हुए हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्वेश्चंस बोल रहा है, मोल प्रभाज को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो बेटा मोल प्रभाज को पूछा है, किसको पूछा है? मोल प्रभाज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है मोल प्रभाज? देखो, किसी बिलियन में अगर मुझे बेटा क्या करना है, किसी विशेष घटक का मोल प्रभाज निकालना है। किसी बिलियन में किसी विशेष घटक का क्या निकालना है? मोल प्रभाज निकालना है। तो उस मोल प्रभाज निकालने के लिए उस घटक के मोलों की संख्या वट्टे विलियन के अंदर उपस्थित जो भी घटक हैं उन सभी घटकों के मोलों की संख्या। जैसे मुझे निकालना है विलेय का मोल प्रभाज, तो विलेय का मोल प्रभाज निकालने के लिए विलेय के मोलों की संख्या वट्टे विलयन में उपस्थित जो भी घटक होंगे उन सभी घटकों के मोलों की संख्या। क्लियर? तो लिखते हैं परिभाषा, लिखेंगे विलयन में किसी विशेष घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, के अनुपात के बराबर होता है। तो विलयन में किसी विशेष घटक का मोल प्रभाज किसके बराबर होगा? उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित जो घटक हैं उन घटकों के कुल मोलों की संख्या, इनके अनुपात के कैसा होगा? ये बराबर। अर्थात बेटा फॉर्मूला बनेगा विशेष घटक का मोल प्रभाज, जिसका निकालना है मोल प्रभाज बराबर घटक के विशेष घटक के मोलों की संख्या, विशेष घटक के मोलों की संख्या, जो भी विशेष घटक लोगे उस घटक के मोलों की संख्या वट्टे विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या। क्लियर? किसी भी विशेष घटक का मोल प्रभाज निकालना, उस घटक के मोलों की संख्या वट्टे में विलयन में उपस्थित जो भी घटक है उन सभी घटकों के मोलों की संख्या। ये किसके बराबर होगा? मोल प्रभाज के बराबर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर दूसरा,
क्वेश्चन नंबर 2 का क, क्वेश्चन नंबर 2 का ख समझते हैं। 2 का ख क्या कह रहा है? 2 का ख कह रहा है एक अवक्रिया दे रखी है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दे रखा है? एक अवक्रिया कोबाल्ट है 4 प्लस 2 कोबाल्ट है, और यहां पर सॉरी सीरियम है बेटा, सीरियम 2 प्लस और तीर के बाद और CO कोबाल्ट तीर के बाद 2 सीरियम 3 प्लस और प्लस में CO2 प्लस। इसके लिए बेटा एक मान दे रख, किसका मान निकालना है? इसके लिए मान निकालना है E सीरियम 4 प्लस से सीरियम 3 प्लस, इसका मान निकालना है। और E सेल दे रखा है, E0 सेल बराबर दे रखा है 1.89 वोल्ट, और E कोबाल्ट CO2 प्लस से CO बराबर माइनस के 0.28 वोल्ट। क्लियर? ये एक अवक्रिया दे रखी है। देखो इसके लिए बेटा एक फॉर्मूला होता है E0 सेल बराबर E0 कैथोड, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब देखो इस अवक्रिया अंदर मुझे कैथोड और एनोड को पहचानना है। देखो सीरियम पे कितना प्लस था? 4 प्लस था, रह कितना गया? 2। हुआ क्या होगा? हुआ ये होगा बेटा, इस सीरियम ने, जो सीरियम ने 4 प्लस थे, एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया होगा। एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया होगा? ग्रहण। तभी इस पे कितने प्लस रह गए बेटा? 3 प्लस। और कोबाल्ट बेटा यहां पर कोबाल्ट था, जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तभी बेटा इस पे क्या होगा? 2 प्लस आएगा। लेकिन ऐसे क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से गुणा। तो यहां पर सीरियम भी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए कितने चाहिए? 2। तो 2 सीरियम बेटा यहां पर कितने सीरियम हो जाएंगे? 2। यानी 4 दूनी 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे तो बेटा इसमें बचेगा कितना? 3 दूनी 6। क्लियर? मतलब ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता हुआ क्या होगा? अपचयन। और अपचयन बेटा कहां पर होता है? अपचयन होगा हमारा कैथोड पर। कहां पर होगा? कैथोड पर। और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसका होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हमारा कहां होगा? एनोड पर। तो यहां पर जरा देखेंगे कि कोबाल्ट हमारा क्या है? कोबाल्ट हमारा हो गया एनोड, तो ये एनोड का मान लग जाएगा। सीरियम हमारा क्या हो जाएगा? कैथोड। और E0 सेल का मान दे रखा है तो मान लगाएंगे E0 सेल का मान 1.89 बराबर। अब यहां पर मान किसका निकालना है? इसी का निकालना है, सीरियम का। और सीरियम क्या है हमारा? सीरियम हमारा कैथोड विभव है, तो E कैथोड तो निकालना है, माइनस E एनोड पर। एनोड पर कौन आएगा? कोबाल्ट। और कोबाल्ट का मान बेटा दे रखा है माइनस का 0.28। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1.89 बराबर E कैथोड प्लस 0.28, ये प्लस के दूसरी ओर जाके माइनस के, तो 1.89 माइनस के 0.28 बराबर E कैथोड। घटाएंगे बेटा तो घटाएंगे 1.89 में से 0.28 गया तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा 6, 1 और 6, तो E कैथोड। और यहां पर बेटा बचेगा 1, तो 1.61, तो E कैथोड बराबर बेटा 1.6.1, ये वोल्ट। ये बेटा मान निकलेगा किसका? इस सीरियम का। ठीक है, सवाल नंबर दूसरे का खा नोट करिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरे का ग क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में उदाहरण देते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो अभिक्रिया की आणविकता और कोट में अंतर बेटा पिछले सेट में भी आया था क्वेश्चंस और इस सेट में भी आया है।
ये क्वेश्चंस भी बेटा बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अवक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर और उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है। देखो, अवक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है, प्रैक्टिकल किया हुआ मान है, जबकि ये अवक्रिया की आणविकता एक सैद्धांतिक मान है, सिद्ध किया हुआ मान है। अवक्रिया की कोटि शून्य, भिन्नात्मक एवं पूर्णांक हो सकती है, लेकिन अवक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य या भिन्नात्मक नहीं हो सकती, ये हमेशा होगी तो एक प्राकृतिक संख्या। उसके बाद जो अवक्रिया की कोटि है, अवक्रिया की कोटि प्राथमिक एवं जटिल अवक्रिया पर लागू होती है, लेकिन अवक्रिया की आणविकता केवल प्राथमिक अवक्रियाओं पर लागू होती है। अवक्रिया की कोटि क्या है? अवक्रिया की कोटि अवक्रिया के वेग और अभिकारक अणुओं की सांद्रता के मध्य संबंध को बताती है, जबकि आणविकता क्या होगी? आणविकता जो अवक्रिया में भाग लेने वाले जो भी विशिष्ट पद होंगे उनकी संख्या को बताती है। एग्जाम्पल में ले लिया C6, मैंने ले लिया सुक्रोज C12 H22O11 और इसका हमने बेटा क्या कराया? जल अपघटन। क्या कराया? जल अपघटन। तो कार्बन 12 है, 12 के आधे C6 प्लस C6, H 22 और 2 24 के आधे आधे H12, उसके बाद O 11 और 1 12 O6 एक बन जाएगा ग्लूकोज, दूसरा बनेगा फ्रैक्टोज, ये होगा सुक्रोज। अब समझो क्या होती है आणविकता, क्या होती है कोटि। देखो, जो अवक्रिया की जो कोटि होती है, अवक्रिया की कोटि हमेशा अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करेगी, लेकिन वहीं पर अगर आणविकता की बात करेंगे तो जो विशिष्ट पद में यानी बैलेंस संतुलित रासायनिक समीकरण के पश्चात बाद में जो भी अभिकारक अणुओं की संख्या होगी, अभिकारक अणुओं की संख्या होगी, वही क्या कहलाएगी? आणविकता। तो एक चीज बताइए बेटा, इसमें अवक्रिया में अणु कितने अणु भाग लिए? एक तो सुक्रोज और दूसरा कौन लिया? जल। दोनों भाग लिया, सुक्रोज और जल दोनों भाग लिया, अर्थात इसमें जो अणुओं की संख्या होगी वो कितनी होगी? 2। अणुओं की संख्या कितनी होगी? 2, एक सुक्रोज और एक जल। लेकिन कोटि में क्या होगा? कोटि में कोटि निर्भर किस पे करेगी? कोटि केवल इस सुक्रोज पे निर्भर करेगी। अवक्रिया की कोटि वो निर्भर करेगी, वो किस पर निर्भर करेगी? केवल सुक्रोज पर। यानी अवक्रिया का जो वेग वह निर्भर करेगा किस पर? सुक्रोज पर। किस पर निर्भर करेगा? सुक्रोज पर। अर्थात इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 1। अर्थात यह प्रथम कोटि की तो अवक्रिया है, लेकिन इसमें अणुओं की संख्या कितनी है? 2। अर्थात इसकी आणविकता कितनी है? 2। आणविकता 2 और कोटि कौन सी है बेटा? जाकी 1। कोटि कौन सी होगी? 1, क्योंकि जल पर कोटि को जल पर निर्भर नहीं करेगी। अवक्रिया का वेग जल पर निर्भर नहीं करेगा। ये होगी बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरे का ग। नोट करिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरे का ग। दूसरे का ग क्या कह रहा है? ग कह रहा है कि अंतः संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए। तो सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछा, क्वेश्चन नंबर बेटा घ है, ठीक है। सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछा है, इलेक्ट्रॉन विन्यास। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास अंतः संक्रमण तत्वों का क्या होता है? n-2 F में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे 1 से 14, उसके बाद n-1 D में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे 0 से 1 और NH2। ये होता है अंतः संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे का ग। तीसरे का क बोल रहा है कि एक उदाहरण द्वारा प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN को स्पष्ट कीजिए। क्या होता है प्रभावी परमाणु क्रमांक? देखो, लिगेंडों से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या कहलाएगी? उसका प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाती है। क्लियर? यानी जो धातु है
वह धातु इलेक्ट्रॉन लिगेंड होंगे, उन लिगेंडों से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे, और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के पश्चात फिर उस धातु पर जितने भी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होगी वही क्या कहलाएगी, वही उसका कहलाती है प्रभावी परमाणु क्रमांक। कैसे निकालते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक, तो देखो एक एग्जांपल लिया कोबाल्ट NH3 का होल 6Cl3, इसका मुझे निकालना है प्रभावी परमाणु क्रमांक। क्या निकालना है, प्रभावी परमाणु क्रमांक। तो लिखेंगे बेटा कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक माइनस इसमें से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या प्लस लिगेंडों के इलेक्ट्रॉन, लिगेंडों से प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। और जब आप बेटा लिगेंडों को उनके कक्षक में भरोगे तो ये युग्मित होकर जाते हैं, अर्थात एक लिगेंड पर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2। तो 2 इंटू में जो भी लिगेंड है उन लिगेंड की संख्या, 2 इंटू में जो भी लिगेंड है उन लिगेंड की संख्या। क्यों, क्योंकि बेटा लिगेंड जब भरोगे कक्षक में तो ये युग्मित होकर जाएंगे, युग्मित का मतलब इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। क्लियर। अब देखो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होता है 27 माइनस कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था, देखो कैसे निकालेंगे ऑक्सीकरण अवस्था, कोबाल्ट की निकालनी X प्लस NH3 लिगेंड है बेटा उदासीन है 0 प्लस एक Cl पे एक माइनस पर बेटा Cl है कितने 3, तो 3 माइनस बराबर 0, J माइनस के 3 उतर जाए किसके हो जाएंगे, प्लस के 3। तो इसकी ऑक्सीडेशन संख्या कितनी निकली, प्लस के 3। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 2 इंटू में NH3 लिगेंड की संख्या कितनी है 6, तो 6 लगाओ, यहां पर 27 माइनस 3 प्लस 6 दूनी 12, 27 और 12, 27 और 12 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बेटा 39 में से 3 के कितना आएगा 36, कितना निकलेगा 36 निकलेगा। क्लियर, नोट करिए। इसके बाद बेटा एक और एग्जांपल समझते हैं, क्या है, जैसे ये आपको एक संकुल दे रखा है और इसमें पूछा आपको, क्योंकि भाई बेटा धातु, यहां पर परिभाषा क्या है, धातु केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कब हो जाएगी, जब लिगेंडों द्वारा ग्रहण, पहले तो लिगेंड द्वारा बेटा ग्रहण किया जाएगा और लिगेंड द्वारा जब ग्रहण करने के पश्चात, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के पश्चात जो धातु पे बेटा इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या होगी वही क्या बन जाती है, उसकी प्रभावी परमाणु क्रमांक बन जाता है। तो अब मैंने एक एग्जांपल और लिया, इसका बताना है। तो इसमें धातु कौन सी है, Fe, तो इसका क्या बताना है, प्रभावी परमाणु क्रमांक बताना है। कैसे निकालेंगे, तो Fe का परमाणु क्रमांक माइनस इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, Fe की ऑक्सीकरण संख्या जो भी निकले प्लस एक लिगेंड जब बेटा उसके कक्षक में भरोगे तो युग्मित होकर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉनों को देता है, अर्थात 2 इंटू में Cn की संख्या यानी लिगेंड की संख्या। Fe का परमाणु क्रमांक 26 माइनस ऑक्सीकरण अवस्था, देखो Fe की निकालनी है X प्लस एक Cn पे एक माइनस पर Cn 6 बराबर इसके ऊपर कितना चिन्ह है, माइनस के 6 प्लस माइनस 6 बराबर माइनस के 3, माइनस के 6 उधर जाएगा प्लस के 6, तो प्लस के 6 माइनस के 3, 6 में से 3 गया बेटा कितना बचेगा 3, कितनी निकली ऑक्सीकरण अवस्था प्लस के 3। उसके बाद प्लस 2 इंटू में लिगेंड की संख्या कितनी है बेटा, लिगेंड की संख्या 6, तो 26 प्लस माइनस के 3 प्लस 6 दूनी 12, 26 और 12 38 में से 3 गए बेटा कितना बचेगा 35, कितना बचेगा 35। तो इसकी प्रभावी परमाणु क्रमांक कितना निकलेगा 35 निकलेगा। क्लियर, नोट करिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे का ख,
तीसरे का खा क्वेश्चन बोला है मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक तथा ट्राइहाइड्रिक फिनॉल क्या है, इन सभी का संरचना सूत्र लिखिए। देखो मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक में क्या है, जब बेंजीन के ऊपर एक OH समूह उपस्थित होगा, बेंजीन के ऊपर कौन उपस्थित होगा, एक OH समूह उपस्थित होता है, तो उसे बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक। जब बेंजीन के ऊपर बेटा दो OH समूह उपस्थित हो तो उसे बोलेंगे डाई मोनोहाइड्रिक फिनॉल। क्लियर। दूसरा है डाई हाइड्रिक फिनॉल। अब डाइहाइड्रिक फिनॉल कब होगा, जब बेंजीन के ऊपर कितने OH समूह जोड़ दिए जाएं, दो OH समूह जोड़ दिए जाएं, तो ये बन जाएगा डाइहाइड्रिक फिनॉल। और तीसरा है ट्राई हाइड्रिक फिनॉल। तो जब बेंजीन के ऊपर तीन OH समूह जोड़ दिए जाएं, कितने, तीन OH समूह जोड़ दिए जाएं, तो ये बन जाता है ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। क्लियर। बेंजीन वाले पर एक OH समूह उपस्थित होगा, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। बेंजीन के ऊपर जब दो OH समूह उपस्थित होते हैं, डाइहाइड्रिक फिनॉल। बेंजीन के ऊपर जब तीन OH समूह उपस्थित होते हैं तो ट्राइहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर तीसरे का बेटा ये कौन सा था, तीसरे का खा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का ग, तीसरे का ग, तीसरे का ग है अल्कोहल तथा फिनॉल की जल में विलेयता का कारण स्पष्ट कीजिए। भैया जल में तभी विलय होंगे जब ये जल के अणुओं के साथ क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन आवंत। क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन आवंत। तो अल्कोहल तथा फिनॉल जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आवंत बनाते हैं। इनकी विलेयता का कारण ये है क्योंकि बेटा ये जल के अणुओं के साथ क्या बनाते हैं, अंतर अणुक हाइड्रोजन आवंत बनाते हैं, अंतर अणुक हाइड्रोजन आवंत बनाते हैं। लिखेंगे अल्कोहल, अल्कोहल तथा फिनॉल जल के अणुओं के साथ अंतर अणुक हाइड्रोजन आवंत बनाते हैं, अंतराणुक हाइड्रोजन आवंत बनाते हैं, जिसके कारण ये जल में विलेयता प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण ये जल में विलेयता प्रदर्शित करते हैं। अल्कोहल का फॉर्मूला होता है बेटा ROH। अब देखो कैसे बॉन्ड बनेगा इसका, देखो ये होता है अल्कोहल। अब ये कैसे बॉन्ड बनाएगा, देखो बेटा कैसे बॉन्ड बनेगा इनका, देखो HO यहां पर जोड़ दिया R, फिर बेटा इसके साथ HO यहां पर जोड़ दिया R, फिर बेटा HOR। ठीक है, इस तरीके से ये श्रृंखला बनेगी। क्लियर। यानी ये देखो HOH ROH ROH और इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है, यही बॉन्ड बेटा क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आवंत। क्या बन रहा है ये, हाइड्रोजन आवंत, हाइड्रोजन आवंत। ये बेटा बन गया किसके बीच, ये बना अल्कोहल के बीच। ऐसे अगर हम देखें फिनॉल के बीच, तो फिनॉल के बीच हाइड्रोजन आवंत कैसे बनेगा, देखो फिनॉल के दो तीन अणु ले रहे हैं, बेंजीन के दो तीन अणु, देखो कैसे बनेगा OH OH OH। ठीक है, देखो ये हाइड्रोजन आवंत बेटा बनाएगा किसके, देखो ऑक्सीजन, ये H जाएगा ऑक्सीजन के पास, ये H जाएगा ऑक्सीजन के पास, ऐसी ये श्रृंखला बेटा आगे बढ़ती चली जाएंगे। क्लियर। तो इनके बीच ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड बेटा कौन सा बन रहा है, हाइड्रोजन आवंत। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन आवंत, फिनॉल। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, फिनॉल।
ठीक। तो आपसे पूछा जाएगा भाई विलेयता अधिक क्यों है, इनके बीच क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आवन। नोट करिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे का घ क्वेश्चन बोल रहा है कि एंजाइम को परिभाषित कीजिए तथा इसकी क्रियाविधि लिखिए। एंजाइम की परिभाषा और क्रियाविधि। क्या है एंजाइम, देखो एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो पेड़ पौधे जीव जंतुओं की जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। ये कैसे भाग होते हैं, ये प्रोटोनीय भाग होते हैं और कोलाइडी कणों के आकार के होते हैं जो जल के साथ क्रिया करके कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। क्लियर। ये बेटा किसकी बात हो गई, एंजाइम। अब एंजाइम किस तरीके से बनता है, कैसे, देखो एंजाइम अणु कुंडली के कारण, अणु कुंडली एंजाइम है वो अणु कुंडली के कारण एक प्रबल कोलाइडी कण बनाता है जिसमें बहुत सी दरारें होती हैं। इन दरारों में प्रोटीन के सक्रिय समूह जैसे एमिनो, कार्बोक्सिलिक, थायो एल्कोहल और एल्कोहल आदि समूह उपस्थित होते हैं जो उनके सक्रिय केंद्र कहलाते हैं। ये इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं जैसे चाबी में, जैसे जो चाबी है वो चाबी ताले में व्यवस्थित होती है और एक आधार एंजाइम संकर बन जाता है जो विघटित होकर उत्पाद देता है और एंजाइम क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 के घ को नोट करिए।